सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किए गए जनवरी मंथ के असाइनमेंट की बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स हमेशा की तरह हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स ही है। तो चलिए देखते हैं कि इस बार आपसे कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं और उनका आंसर्स आपको कैसे लिखना है। और ये वीडियो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और ये है हमारा पहला सवाल, यानी कि आपके असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन, पहला सवाल ये है। क्या है ये? डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। आपको इंटरफेरेंस को डिफाइन करना है। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, कुछ ज्यादा ही ठीक है, 3 किया जाएगा इसको। ओके, सो ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विद ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। तो इस क्वेश्चन को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। नंबर 1, डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। पहले आपको इंटरफेरेंस को डिफाइन करना है। देन यंग्स एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो अरेंजमेंट है उसका आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके बाद आपको डिराइव करना है ब्राइट फ्रिंज का विद। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इंटरफेरेंस। ओके, interference of light is the phenomenon of redistribution of light energy। जरा ध्यान दीजिएगा। ओके, interference of the light is the phenomenon of redistribution of light energy in a medium on account of superposition of light waves from two coherent sources। ओके, डेफिनेशन से कुछ क्लियर नहीं होता है, लेकिन आपको एग्जाम में ये लिखना है। अब क्या है ये इंटरफेरेंस का, इसका मतलब समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए कि व्हाट इज सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का सिंपल सा मतलब है ओवरलैपिंग। व्हेन इन एनी मीडियम 2 और मोर देन 2 वेव्स आर ट्रेवलिंग एंड इफ दे रीचेस एट अ पॉइंट एट द सेम टाइम। अगर मान लो किसी मीडियम में 2 या 2 से ज्यादा वेव्स प्रोपोगेट हो रहे हैं और वो अगर मीडियम के किसी एक पॉइंट पे एक साथ पहुंच जाते हैं, तो दैट इज सुपरपोजिशन। एंड नाउ ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ दैट लाइट वेव्स क्या होगा? लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यानी कि अब देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। अगर लाइट वेव सेम फेज में मिलेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और अगर लाइट वेव्स ऑपोजिट फेज में मिलेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ redistribution of light energy. So simply interference of the light is the phenomenon of redistribution of light, redistribution of light on account of superposition of light waves. And now what is coherent sources? Coherent sources are those sources of waves, light waves, जो कि लगभग सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ का लाइट वेव एमिट करते हैं। ओके, 2 लाइट सोर्स कभी भी कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं हो सकते हैं। सो दिस इज इंटरफेरेंस। एंड नाउ वी नो दैट, सबको पता है इंटरफेरेंस होता है 2 टाइप का। वन इज कंस्ट्रक्टिव एंड वन इज डिस्ट्रक्टिव। व्हेन द लाइट वेव्स आर इन सेम फेज, जब 2 लाइट वेव्स जो कि सेम फेज में है अगर उनका सुपरपोजिशन होगा तो आपको देखने को मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर लाइट वेव्स जो सुपर इंपोज हो रहे हैं अगर वो अपोजिट फेज में है तो मिलेगा आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, एंड नाउ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हम सबको पता है इन द ईयर ऑफ 1802, 1802 में यंग्स ने अपना फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, जिसने फिजिक्स में नहीं पूरे वर्ल्ड, ऑब्वियस बात है फिजिक्स के वर्ल्ड में एक रिवोल्यूशनाइज्ड, एक क्रांति एक लेके आया ये। क्योंकि उससे पहले एक विवाद था
कि लाइट वेव है कि पार्टिकल है। डिबेट बहुत लंबे समय से, बहुत सालों से, मतलब करीबन 2, 4, 500 सालों से चला आ रहा था। तो इसके बाद से ये चीज क्लियर हो गया था। मुझे पता है कि आप सभी को पता है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, और स्पेशली इन द फील्ड ऑफ लाइट के नेचर में और यंग्स डबल स्लिट का क्या इंपॉर्टेंस आप जानते हैं। तो ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप। ये जो SO है, दिस इज अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, and now S1 and S2 are two narrow, two fine slits, okay, and now S1 and S2 will behave as two coherent sources of light, okay, which are at a distance small d. in S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है। अब ये जो दो स्लिट्स हैं उससे कैपिटल D के डिस्टेंस पे एक स्क्रीन है, सपोज दिस इज XY और स्क्रीन जो कि कैपिटल D के डिस्टेंस पे है। अब देखिए यहां पर आपको इस स्क्रीन पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं। इसे फ्रिंजेस की बात होती है। जहां पे लाइट वेव्स सेम फेस में सुपर इंपोज होंगे वहां पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा, और जहां पे लाइट वेव्स अपोजिट फेस में सुपर इंपोज होंगे वहां पे डार्क फ्रिंज बनेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और हमारा जो मेन मकसद है, जो सवाल में पूछा है, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यू हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। तो चलिए हम अपनी दास्तान जो है, अपनी कहानी का यहां से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए क्या है आपके पास। S इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, S1 S2 आर द टू स्लिट्स जो कि स्मॉल d के डिस्टेंस पे हैं। एंड now O1, this O1 is the midpoint of S1 and S2. It means S1 O1 is equal to O1 S2 is equal to D by 2. Okay, तो whenever we required we put this value, जहां भी हमें जरूरत होगी हम ये वैल्यू पुट करेंगे। D by 2। S1 के जस्ट अपोजिट में स्क्रीन जो XY है वहां पे एक Q पॉइंट है, S2 के जस्ट अपोजिट में वहां पे एक पॉइंट है कैपिटल R, और O1 के जस्ट अपोजिट में है O। तो अगर आप देखेंगे S1 O1 इज इक्वल टू O1 S2, एंड नाउ S1 Q इज इक्वल टू S2 R इज इक्वल टू कैपिटल D, and capital D is the distance of the screen from the slits, okay, capital D। और यहाँ पे एक पॉइंट P है, this is the point O, and point P is situated at a distance x from that point O। point O क्या है, point P का इंपॉर्टेंस क्या है अभी आपको पता नहीं है, बट हम उसके डिस्टेंस को यहाँ पे लिख रहे हैं। तो what will be OP? OP क्या होगा? OP that is x, okay, OP is x, हम OP को x ले चुके हैं। अगर हमको PQ की जरूरत पड़ी तो हम PQ को क्या लिखेंगे, देखिए PQ इज इक्वल टू होगा, इसको PO में से माइनस कर देंगे आप, PO माइनस QO, PO ध्यान दीजिए, PO माइनस QO जो कि होगा x माइनस D by 2, ओके। OQ is equal to S1 O1 D by 2, and again what is PR? What is PR? PR को लिख सकते हैं हम लोग PO plus OR is equal to X plus D by 2, okay? तो these are the some distances जो हमको पुट करने होंगे अपने डेरिवेशंस में। हम जब डेरिवेशन करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी, तो जहां कहीं भी हमें जरूरत पड़ेगी हम ये सब वैल्यू पुट करेंगे। और अब देखिए पॉइंट P क्या है, S1 एंड S2, और ये जो दो नैरो स्लिट्स हैं दे विल बिहेव एज टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। और जब यहां से लाइट वेव चलेगा S1 और S2 से, तो उनका जो है इंटरफेरेंस होगा, दे विल सुपर इंपोज, फिर वहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। तो हम जो है इस पॉइंट O से x डिस्टेंस पे स्क्रीन पे एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं। ये सब चीजें आप लिख सकते हैं अपने आंसर अपने कॉपी में।
तो पॉइंट P इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द O। अब ये पॉइंट P पे मान लो S1 और S2 से दो लाइट वेव चलते हैं और सुपर इम्पोज होते हैं कहां पर, P पर, उनका इंटरफेरेंस होता है पॉइंट P पे। तो अब सवाल यह है कि पॉइंट P पर डार्क फ्रिंज बनेगा कि ब्राइट फ्रिंज बनेगा, वहां पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी कि वहां पे लाइट की इंटेंसिटी कम होगी। सो यू हैव टू रिमेंबर कि पॉइंट P का मुकद्दर क्या है, पॉइंट P पे इंटेंसिटी बढ़ने वाली है कि पॉइंट P पे इंटेंसिटी घटने वाली है, या किसी भी पॉइंट पे। यह डिपेंड करता है कि वहां पे जो लाइट वेव्स पहुंच रहे हैं उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या है। पाथ डिफरेंस विल डिसाइड कि P पर डार्क फ्रिंज बनेगा कि ब्राइट फ्रिंज बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे, ऑलरेडी हम बहुत स्टार्ट करके आगे आ चुके हैं, फिर भी चलिए हम पाथ डिफरेंस की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम पाथ डिफरेंस पता लगा लिए कि व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स जो S1 और S2 से P पे पहुंचेंगे, अगर आप पाथ डिफरेंस निकाल लेते हो तो आप बता पाओगे कि कंस्ट्रक्टिव बनेगा कि डिस्ट्रक्टिव। लेकिन कैसे हमको पता है, हालांकि ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, हम ज्यादा डीपली उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए। इफ द पाथ डिफरेंस इज द इवन मल्टीपल, अगर पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल है λ/2 का, तो क्या बनता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। पता है ना, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन आपने पाथ डिफरेंस के टर्म्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बता रहे हैं, याद कर लीजिए, लिखेंगे नहीं, आपको आंसर में लिखना भी नहीं है। क्या होगा, अगर S1 और S2 से अगर वेव पॉइंट P पे पहुंच रहे हैं दो वेव, उनके बीच का पाथ डिफरेंस अगर λ/2 का इवन मल्टीपल होगा तब तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा, और अगर ऑड मल्टीपल होगा तो क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। अगर दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 को ऑड मल्टीपल है तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, इवन मल्टीपल है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। तो पहले हम पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस, ओके, between the waves which are traveling from S1 and S2 and superimposing at point P। तो चलिए पाथ डिफरेंस की बात करेंगे हम लोग। डेल इज इक्वल टू डेल, दैट इज पाथ डिफरेंस। देखिए कितना रास्ते का डिफरेंस है, S1P S2P, ओके। जो वेव S2 से चलेगा वो S2P डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचेगा, जो S1 से चलेगा वो S1P डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S2P माइनस S1P। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आपको ये निकालना है, आपको पाथ डिफरेंस निकालने का है। कैसे निकालेंगे, हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, हम उन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स को लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला PQS1 इन राइट एंगल ट्रायंगल, PQS1। एंड ऑब्वियस ही बात है, जब भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करना है। तो चलिए आप अप्लाई करिए यहां पे पाइथागोरस थ्योरम। PQS1 में आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी S1P का स्क्वायर, ये इक्वल होगा PQ का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, S1Q स्क्वायर, ओके। एंड नाउ व्हाट इज PQ, PQ यहां पे है x माइनस d/2, सो PQ हो जाएगा x माइनस d/2 इसका स्क्वायर प्लस S1Q। व्हाट इज S1Q, S1Q इज कैपिटल D का स्क्वायर। सो ये मिला आपको S1P का स्क्वायर। सपोज कि ये इक्वेशन नंबर 2 है, ओके। और अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल PRS2 की। इन राइट एंगल ट्रायंगल PRS2 यहां पे भी पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर दो तो क्या मिलने वाला है, S2P, ये हाइपोटेन्यूस है, सो S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, दिस इज परपेंडिकुलर PR स्क्वायर प्लस S2R स्क्वायर, दिस इज बेस S2R स्क्वायर। अगेन
आप यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए। पी आर कितना है, x प्लस डी बाई टू, सो ये हो जाएगा x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दिस इज नंबर 3। और हमारा अगला कदम है कि हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। सब्सट्रैक्टिंग SUBSTRACTING, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस कर दो तो आपको मिलेगा S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस डी बाई टू स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड माइनस, माइनस है ना जी, माइनस किया तो माइनस ही होगा, x माइनस डी बाई टू का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप ये ब्रैकेट ओपन कर लो, अंदर का जो मामला है निपटा लीजिए। ओके, जगह की आवश्यकता है तो जगह हम बना रहे हैं अपने लिए। चलिए देखते हैं क्या होता है, क्या मिलता है। यहां पे भी देखो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो क्यों ना इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले। S2P माइनस S1P, a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2ab, 2 कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा ओनली xd प्लस डी स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, इसको भी एक्सपैंड कर लो तो क्या मिलेगा आपको, x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस xd प्लस डी स्क्वायर। ओके, और अब जब आप माइनस करोगे तो क्या क्या कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर अपॉन 4 से डी स्क्वायर अपॉन 4 कैंसिल, ये प्लस एक्स डी है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स आपको मिलने वाला है 2xd, और यहां से S2P माइनस S1P मिलेगा 2xd अपॉन S2P प्लस S1P। ओके, और अब आता है थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट। आपको एक कंडीशन लगाना है, एक एग्जम्पशन आपको लेके चलना है। मान लेते हैं कि पॉइंट P इज वेरी नियर टू पॉइंट O। मान लो कि P और O के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, ये पॉइंट P O के बहुत पास है। इफ पॉइंट O इज वेरी नियर टू पॉइंट O, ओके, oh sorry, point P is very near to point O, point P is very near to point O। उस केस में देखो क्या होने वाला है, उस केस में होगा ये कि ये जो S1P है, S1P ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा S1Q के, जो कि ऑलरेडी D के इक्वल है। ओके, और यहां पे जो S2P है ये भी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा S2R के, जो कि ऑलरेडी D के इक्वल है। तो जब पॉइंट P पॉइंट O के बहुत करीब होगा, उस केस में आप S1P की जगह पे D लिख दीजिए, S2P भी कैपिटल D लिख सकते हैं, तो S2P प्लस S1D हो जाएगा 2D। ओके, 2D, 3D 4D, हम 2D की बात कर रहे हैं। तो मिला मुझे S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2xd अपॉन 2d, और ये खत्म हो जाएगा। तो कितना मिला है हमें, पार्ट डिफरेंस कितना मिला है, देखिए पार्ट डिफरेंस हमको कितना मिला है, डेल मिला है, जो कि है S2P माइनस S1P इज इक्वल टू xd अपॉन कैपिटल D। यही तो है पार्ट डिफरेंस। ओके, यही तो है पार्ट डिफरेंस। S2P माइनस S1P इज इक्वल टू xd अपॉन कैपिटल D। तो S1 और S2 से जो दो लाइट वेव्स पॉइंट P पे पहुंचने वाले हैं, उनके पार्ट में डिफरेंस है इतना। और अब हम कंडीशन लगाते हैं
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि ब्राइट फ्रिंज के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स डार्क फ्रिंज के लिए। नंबर 1 बात करते हैं ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज, चलो मान लेते हैं कि पॉइंट P पर ब्राइट फ्रिंज बन रहा होगा। तो ब्राइट फ्रिंज बनने के लिए पॉइंट P पे ब्राइट फ्रिंज के लिए वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये जो पाथ डिफरेंस है इसको क्या होना चाहिए, इसको λ/2 का इवन मल्टीपल होना चाहिए। ओके, λ/2 का इवन मल्टीपल होता है अगर पाथ डिफरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। यहां से x निकाल लो। ओके, 2 और 2 कैंसल, सो n λD अपॉन स्मॉल d। ओके, जहां पे n की वैल्यू कितनी है, जहां पे n की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 और आगे बढ़ जाओ जहां तक जाना है आपको। तो x इज इक्वल टू n λD अपॉन d। इन जगहों पर O से, ये जो सेंटर O है, वहां से इस डिस्टेंस पे आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ये है पोजीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज। नंबर 2 डार्क फ्रिंज, DARK, डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज बताइए, डार्क फ्रिंज कब होगा, when the path difference is the odd multiple of λ/2। जब पाथ डिफरेंस λ/2 का ऑड मल्टीपल होता है जी, तो आपको मिलता है क्या, तो आपको मिलता है डार्क फ्रिंज यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। x निकाल लीजिए। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n+1 λD अपॉन 2D। तो ये है पोजीशन किसके लिए, ये है पोजीशन किसके लिए, दिस इज द पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंज। इस डिस्टेंस पे आपको डार्क फ्रिंज मिलने वाला है। तो ये है पोजीशन। अच्छा, यहां पे भी n की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, आगे बढ़ जाओ जहां तक जाना है। ये है पोजीशन ब्राइट फ्रिंज के लिए, ये है पोजीशन डार्क फ्रिंज के लिए। और अब हम बात करते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ में भी हमको बात करनी है विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ की बात करनी है। विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितना होगा, देखिए समझते हैं कितना होगा। इसके लिए हमको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, पुराने पन्नों को पलटना पड़ेगा आपको। देखिए ब्राइट फ्रिंज का जो विड्थ है क्या है, ये यही तो ब्राइट फ्रिंज का विड्थ है। ओके, और आप ये देख पाओगे कि ये है डार्क फ्रिंज, ये है डार्क फ्रिंज। तो अगर आप दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हो तो वही क्या होगा, दैट विल बी द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो आप लिख सकते हैं यहां पर ऐसा कुछ, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive डार्क फ्रिंजेस। ओके, दो consecutive डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस ही क्या है, विड्थ है ब्राइट फ्रिंज का। तो कैसे निकालेंगे, xn माइनस xn-1। सो xn कितना होगा, xn होगा 2n+1 लैम्डा, 2 λD है क्या, λD है। ओके, λD अपॉन 2D माइनस 2n-1+1। ओके, λD अपॉन 2D बाहर निकाल लीजिए, जो चीजें कॉमन है बाहर निकालिए। लैम्डा कॉमन, D कॉमन, 2D कॉमन, क्या बचेगा यहां पर 2n+1। ओके, 2n इंटू होगा तो ये 2n होगा, और ये -2 होगा, -2+1 क्या मिलेगा, -2+1 आपको मिलेगा। मैं अभी भी इसको ब्रैकेट में रख रहा हूं। -2+1 मिलेगा आपको, +1 मिलेगा ना। देखो 2n
-2 + 1 -1 मिलेगा, सॉरी -1 मिलेगा ऐसा। सो लैम्डा डी अपॉन 2d 2n + 1 - 2n + 1, इतना बेसिक नहीं जाना चाहिए था, कुछ ज़्यादा ही बेसिक हो गया ये तो क्या क्या कटेगा, ओहो हो क्या कटेगा यार, यहाँ पर काटो, जो कैंसिल होगा 2n से 2n कैंसिल, 1 + 1 2 होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बीटा मिलता है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये है विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, जो कि बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है फ्रिंज के पोजीशन पे, यानी कि जितना भी ब्राइट फ्रिंज होगा सबका विद सेम ही होगा। और अगर आप इसके आगे जाते हैं, हालांकि इस क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया है, अगर आपके एग्जाम में आता है कि डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज, प्रूव करो कि डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज दोनों का विद सेम होता है, तो जब आप आगे एक स्टेप आगे जाओगे और डार्क फ्रिंज का विद निकालोगे तो भी आपको इतना ही मिलेगा। ओके, तो ये था पहला क्वेश्चन जो सबसे लेंथी था यार, लंबा था ये क्वेश्चन, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन नंबर 2। राइट द स्टेटमेंट ऑफ बोहर सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन, डिस्क्राइब डी ब्रोगली's एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन, राइट 2 लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। तो इस क्वेश्चन को भी आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लो यार। सबसे पहले आपको बताना है बोहर्स का जो सेकंड पोस्टुलेट है ये बताना है, उसके बाद ये बोहर्स का जो सेकंड पोस्टुलेट है जो कि क्वांटाइजेशन का है, उसको डी ब्रोगली ने कैसे एक्सप्लेन किया है आपको ये बताना है। उसके बाद लिमिटेशन लिखना है बोहर्स मॉडल का। तो सबसे पहले तो देखो यार क्या है बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट्स। बोहर्स एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा है, उसमें 3 मेन पोस्टुलेट्स हैं, उसका सेकंड पोस्टुलेट आपसे पूछा है, तो सेकंड पोस्टुलेट क्या है, बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। सबको पता था कि भाई सबको मीन्स रदरफोर्ड के मॉडल में भी ये बात कही गई थी कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सम ऑर्बिट्स, लेकिन बोहर ने बोला किसी भी ऑर्बिट में नहीं भाई, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ओनली रिवॉल्व इन सम स्पेसिफिक ऑर्बिट्स, कुछ विशिष्ट, कुछ स्पेशल, कुछ खास ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स for which the angular momentum is some integral multiple of h upon 2 pi where h is Planck constant। तो इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जहां पर उनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। केवल इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जहां पर उनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। इट मींस L इज इक्वल टू होगा h अपॉन L एंगुलर मोमेंटम, ओहो, L इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। एंड एंगुलर मोमेंटम कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, mvr होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट्स m, यहां पर देख लो, फॉर एनी परमिटेड जो स्टेशनरी ऑर्बिट है mvr मस्ट बी इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई वेयर n इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4। और एक्चुअली में n क्या है यहां पर, n है यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, सो दिस इज बोहर सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन। इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली परमिटेड टू रिवॉल्व। नियति ने उनके ऊपर एक प्रतिबंध, एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। अगर इस पोस्टुलेट की बात माने तो उसके अंदर घुस के किसने देखा है, लेकिन पोस्टुलेट्स की बात माने तो इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली परमिटेड टू रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स जहां पर उनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। चलिए, लिमिटेशंस ऑफ बोहर थ्योरी।
बोहस मॉडल का ये जो लिमिटेशन है ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से लिख के लिख लो। ओके, ये दो आपको लिमिटेशन लिखने हैं। ओके, मैं साइड हट गया हूं, आप लिखिए आराम से। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको समझना है जी, इसको समझना है जी। डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहस सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन। अब बोहस का जो एटॉमिक मॉडल है वो 1913 के आसपास आया, 1913 में ही आया जैसा बुक्स में मेंशन है। और उसके 3 पोस्टुलेट्स हैं। अभी सेकंड पोस्टुलेट हमने देखा है। सेकंड पोस्टुलेट ये बोलता है, सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व हो सकते हैं जहां पर उनका एंगुलर मोमेंटम क्या हो। अकॉर्डिंग टू बोहस सेकंड पोस्टुलेट्स, इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली परमिटेड टू रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स जहां पे उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2π का ऐसा कुछ मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। लेकिन क्यों, वाई, क्यों भाई क्यों? इसका जवाब बोहर के पास नहीं था। हो सकता है किसी ने पूछा ना हो, जवाब उनके पास हो, लेकिन किसी ने पूछा ना हो। लेकिन 10 साल बाद, लगभग 10 साल बाद, इन 1923 डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया कि वाई द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स शुड बी क्वांटाइज्ड, क्यों होना चाहिए, क्वांटाइज्ड क्यों है, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। कैसे एक्सप्लेन किया है, ये बड़े मजे की बात है। ये देखिए, तो अब हम लोग ये डी ब्रॉगली का जो है एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं कि उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल ही क्यों होगा। देखिए, उन्होंने बोला कि द वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग विच इज फिक्स्ड एट द बोथ एंड्स। क्लास 11th में आपने 2 टाइप्स के वेव्स की बात की है जनरली। एक ऐसा वेव, देखो हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टैंडिंग वेव्स दैट आर आल्सो नोन एज स्टेशनरी वेव्स। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे स्टेशनरी वेव की। जो वेव्स किसी मीडियम में आगे प्रोपोगेट करता है वो प्रोग्रेसिव वेव है। ओके, स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स आर व्हाट आर द स्टेशनरी वेव्स एंड स्टैंडिंग वेव्स, ये आप क्लास 11 का बुक खोल के समझिए, क्योंकि ये हम उस पर अभी डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी वीडियो जो है बहुत लंबा हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं भाई, क्वेश्चन बहुत ही इस बार शानदार आपसे पूछे गए हैं। तो केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, समझना भी पड़ेगा, समझिए। तो उन्होंने बोला कि अगर आप एक डोरी में एक स्ट्रिंग में प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव्स को देखते हो, अगर ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे आपको ये मिलेगा कि स्टेशनरी वेव को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने और वापस आने में, ध्यान देना, स्टेशनरी वेव को एक एंड से, अच्छा नोड और एंटी नोड भी आपको पता होगा, नोड्स एंड एंटी नोड्स। देखो नोड्स जहां पे कि क्या होता है, जहां का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, नोड्स है, ये भी नोड 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 है। तो आपको एंड पे क्या मिलेगा, आपको एंड पे नोड्स ही मिलेंगे। स्ट्रिंग जहां से टाइट है, जहां से बंधा हुआ है, वहां पे आपको नोड ही मिलेगा हमेशा, वहां का डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा। सो अकॉर्डिंग टू बोहस यहाँ पे, बोहस नहीं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डी ब्रॉगली की। तो डी ब्रॉगली ने बोला है कि जब आप देखो कि स्टैंडिंग वेव जो कि किसी स्टेशनरी वेव जो कि किसी स्ट्रिंग में प्रोपोगेट हो रहा है, उसको एक पॉइंट से यानी एक एंड से दूसरे एंड तक जाने और वापस आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। मान लो वो इस वाले मोड में वाइब्रेट हो रहा है, तो ये λ/2 यानी कि लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। ओके, सपोज कि वो ऐसा कुछ वाइब्रेट हो रहा है, तो ये एक लैम्डा हो जाएगा और ये भी एक लैम्डा हो जाएगा, यानी यहां से यहां तक जाने और वापस आने में कितना डिस्टेंस, 2 लैम्डा। ध्यान दीजिए। और ये अगर यहां से यहां गया तो ये हो गया 1 लैम्डा, ये हो गया 1.5, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ओहो, 3 लैम्डा। और अगर मान लो ये ऐसे कुछ वाइब्रेट हो रहा है, तो यहां पे कितना लैम्डा, एक हो जाएगा 1 लैम्डा, ये हो जाएगा 2 लैम्डा, ये 3 लैम्डा और ये 4 लैम्डा, यानी कि 4 लैम्डा। कमाल की बात है। स्टैंडिंग वेव को स्ट्रिंग के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने और वापस आने में जो डिस्टेंस कवर करना पड़ता है वो हमेशा लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल ही है। ये देखो, बोला यहां देखो भाई, स्टैंडिंग वेव को इस एंड से उस एंड तक जाने और वापस आने में
जो डिस्टेंस कवर करना पड़ता है वो हमेशा लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है। एक लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, कभी भी हो 3/2 लैम्डा नहीं होगा, 4/3 लैम्डा नहीं होगा। ओके, तो अब बोला देखो यही चीज आप यहां भी अप्लाई कर दो, यही चीज आप यहां भी अप्लाई कर दो, लेकिन बोले यार यहां पे कैसे अप्लाई करेंगे, यहां पे कैसे अप्लाई करेंगे? कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था, पहले ही बोल दिया था कि जब आप बोलते हो कि रेडिएशन का डुअल नेचर है लाइट का डुअल नेचर है, रेडिएशन का डुअल नेचर है, वो वेव के जैसा भी बिहेव करता है, पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करता है, और नेचर को सिमेट्रिसिटी पसंद है और नेचर को समानता पसंद है, तो पार्टिकल यानी मैटर का भी डुअल नेचर होना चाहिए। तब उन्होंने बोला था कि एक मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव अटैच होगा या फिर एक वेव अटैच होता है, जिसको उन्होंने बोला ये डी ब्रॉगली वेव है, हम बोलते हैं ये डी ब्रॉगली वेव है, या उसको मैटर वेव से बोल सकते हैं। और उस मैटर वेव का जो वेवलेंथ है जिसको हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होता है? लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/mv। दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। द वेव्स which is attached with a moving particle is known as de Broglie wave और matter wave, और उसका wavelength that is de Broglie wavelength lambda is equal to h/mv होगा। तो बोले अब देखो यार, इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है which is revolving in a circular orbit and that circular orbit can be considered a closed orbit। obvious बात है closed है, तो यहां पे वेव क्या हो रहा है अब देखना जरा तो समझना। यहां पर हो सकता है आपको समझ में थोड़ी सी दिक्कत हो, क्योंकि इतना बेसिक में आप पढ़ते नहीं है, मुझे पता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। सपोज कि यहां से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करता है, ओके, यहां से चलना स्टार्ट करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन इज ऑब्वियस बात है मूविंग पार्टिकल है, तो उस इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक वेव अटैच होगा। अब ये वेव एक स्टैंडिंग वेव होगा, एक स्टेशनरी वेव होगा, क्योंकि ये जो पाथ है कैसा है, ये एक क्लोज्ड पाथ है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो एक वेव अटैच है अकॉर्डिंग टू ब्रॉगली, जिसको कि आप मैटर वेव या फिर डी ब्रॉगली वेव बोल सकते हो, तो ये वेव कैसा होगा? नेचर में इसको स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव होना चाहिए, क्योंकि ये जो पाथ है ये क्लोज्ड पाथ है। और अब देखो, क्योंकि ये स्टेशनरी वेव है, इसलिए इस वेव को इस पूरे सर्कुलर ऑर्बिट में ये एक पूरा जो पेरीमीटर है उसको, ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, ये कितना होगा? उस वेवलेंथ का, यहां पे जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पेरीमीटर, जिसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं सर्कल के लिए, circumference of सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट कितना होगा भाई? सर्कुलर ऑर्बिट ये हो जाएगा 2πrn। फॉर द nth ऑर्बिट इट विल बी 2πrn, यानी कि एक स्टैंडिंग वेव को इतना डिस्टेंस कवर करना है, और अगर हम लोग ये कॉन्सेप्ट को यहां पे लगा दें तो ये कितना होना चाहिए? ये डिस्टेंस 2πrn वेवलेंथ का हमेशा क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये वेवलेंथ का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा ये डिस्टेंस, जो कि ये स्टैंडिंग वेव कवर करेगा। मान लो ये वेव यहां से स्टार्ट हुआ, ओरिजिनेट हुआ है, तो वापस आने में यहां पर कितना डिस्टेंस कवर करेगा? लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल। और अब यहां पे आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर लीजिए यहां से, तो 2πrn n h/mv, क्योंकि हम nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है nth ऑर्बिट में उसका वेलोसिटी कितना है? vn है। सो ये हो जाएगा mvnrn इज इक्वल टू n h/2π। देखो बोले, अब ये देखो, ये है एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो कि h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो ऐसे इस प्रकार से ऐसे डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया है बोहर्स के सेकेंड पोस्टुलेट को। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन में, जो कि है लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, स्टेट द लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
तो ये है 1, 2, 3 and 4 लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नंबर 1 इज फॉर अ गिवन मेटल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड. यानी कि हम बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट की. सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. नंबर 1 यही है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो जो इंटेंसिटी आ रही है यानी जो लाइट आ रहा है उसके इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा. एंड नंबर 2, फॉर अ गिवन मेटल there exists a certain minimum frequency of the incident radiation below which no emission of photoelectrons take place. This frequency is called threshold frequency. According to this law, यहां पर एक minimum required frequency है. अगर इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से कम हो जाता है तो इंटेंसिटी चाहे कितना भी हो जाए फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होगा. यानी कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है. इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का अगर लाइट इंसिडेंट होता है तो ही वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन आपको देखने को मिलेगा. नंबर 3, above the threshold frequency the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons is independent of the intensity of the incident light but depends only on the frequency or the wavelength of the incident light. जब आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, क्योंकि उससे कम रहेगी तब तो इमिशन होगा ही नहीं. जब फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा है तो जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है, उनका काइनेटिक एनर्जी जो होगा फ्रीक्वेंसी से प्रोपोर्शनल होता है. यानी काइनेटिक एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है ना कि इंटेंसिटी पे. एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. बिल्कुल भी किस पर डिपेंड नहीं करेगा, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है. द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. The time lag between the incidence of the radiations and emission of photoelectron is very small, less than 10 to the power -9 सेकेंड. इसका मतलब यह है कि जैसे ही रेडिएशन किसी मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंस्टेंटेनली इजेक्टेड. यानी कि वहां पे कोई टाइम लैग नहीं है. ऐसा नहीं कि रेडिएशन आएगा फिर इलेक्ट्रॉन्स आराम से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे फिर आराम से निकलेंगे, ऐसा नहीं है. जैसे ही रेडिएशन इंसिडेंट होता है वहां से इमिशन स्टार्ट हो जाएगा. एंड नाउ क्वेश्चन 3 का जो सेकंड पार्ट है, नेम अ फिनोमिनन विच इलस्ट्रेट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. तो ये तो बहुत सिंपल है. ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलस्ट्रेट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. क्या हुआ था 1905 में, 1905 में क्या एक दिक्कत थी ना. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग जो क्लासिकल वेव थ्योरी है उससे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे. तो फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन आते हैं अपने आइडिया के साथ एंड उन्होंने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से. बोले भाई आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तभी एक्सप्लेन कर पाओगे जब ये मानोगे कि लाइट इज अ पार्टिकल. लाइट के पार्टिकल नेचर से ही हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं. चलिए आगे देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, लाइट एडेड टू लाइट कैन प्रोड्यूस डार्कनेस. लाइट को लाइट से ऐड करोगे तो डार्कनेस उत्पन्न हो सकता है. राइट द नेम ऑफ दिस फिनोमिनन एंड क्लैरिफाई. ऐसा कैसे हो सकता है, लाइट को लाइट से ऐड करने पर डार्कनेस कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, इसको हमने अभी पढ़ा है. इंटरफियरेंस ये फिनोमिनन है एक्चुअली में इंटरफियरेंस. और कौन सा इंटरफियरेंस है, ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. अगर दो लाइट वेव्स जो कि अपोजिट फेज में है अगर उनका सुपरपोजिशन होगा तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी. तो ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. ओके, चलिए आगे देखते हैं. और ये है उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, व्हाट इज वेव फ्रंट. वेव फ्रंट क्या है, एंड एक्सप्लेन लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी. बहुत ही कमाल की चीज है. व्हाट इज अ वेव फ्रंट. तो पहले आपको वेव फ्रंट को एक्सप्लेन करना है कि वेव फ्रंट क्या है.
उसके बाद रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिनन है उसको आपको एक्सप्लेन करना है हाइगन्स के वेव थ्योरी से। आपको पता ही होगा कि स्टार्टिंग में देयर वर टू थ्योरी, एक था न्यूटन का क्रपस्कुलर थ्योरी, हाइगन का वेव थ्योरी। न्यूटन का यह मानना था कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का होता है, और हाइगन जो है बोलते थे कि वो वेव नेचर का होता है। तो आपने पढ़ा भी होगा कि न्यूटन ने भी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को अपने पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया था, और हाइगन ने भी अपने वेव थ्योरी से, जो वेव फ्रंट थ्योरी है, उससे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया है। तो आपको यहां पर रिफ्रैक्शन के जो लॉस हैं उसको एक्सप्लेन करना है हाइगन के वेव थ्योरी से। ओके, तो पहले तो आप ये बता दो कि वेव फ्रंट क्या है। वेव फ्रंट क्या है? A wave front is defined as the locus of all the particles which are vibrating in the same phase and at the same time. Wave front is defined as the locus of all the particles which are vibrating in the same phase. Definition से कुछ खास चीजें समझ में आती नहीं है, आपको ऐसे समझना होगा। देखो क्या है, मान लो कि ये रहा एकदम शांत जल, स्टिल वाटर रहा होगा, उसमें किसी ने पत्थर मार दिया यहाँ पर। चलिए यहाँ पे पत्थर मार दिया है, वहां पे आपने एक डिस्टर्बेंस, किसी ने भी एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया है, तो ये डिस्टर्बेंस क्या वेव के फॉर्म में उस सरफेस पे प्रोपोगेट करेगा। अब यहां पे जो डिस्टर्बेंस है, एंड नॉट इफ द मीडियम इज होमोजीनियस, तो हम ये मान के चलते हैं कि मीडियम जो होमोजीनियस है, तो ये सभी डायरेक्शन में ये जो वेव है, जो डिस्टर्बेंस है, सेम वेलोसिटी से प्रोपोगेट करेगा। तो आफ्टर टाइम टी यहां का डिस्टर्बेंस यहां पहुंच जाएगा, उसी टाइम टी पर यहां भी पहुंच जाएगा, इन ऑल द डायरेक्शंस। उसी टाइम टी पे इधर भी पहुंचेगा, इधर भी पहुंचेगा, इधर भी, 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 यानी कि इन सभी पॉइंट्स पर डिस्टर्बेंस एक साथ पहुंचेगा। तो ऑल दिस पॉइंट्स विल डिस्टर्ब और वाइब्रेट एट द सेम टाइम एंड इन द सेम फेज। तो ऐसे पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो इसी को बोलते हैं हम लोग वेव फ्रंट। The wave front is defined at the locus of all the particles which are vibrating in the same phase। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ये है वेव फ्रंट के टाइप्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। वेव फ्रंट किस टाइप का होगा ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सोर्स पे। पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल बनेगा, लीनियर सोर्स है तो सिलेंड्रिकल बनेगा, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर सिलेंड्रिकल है या फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर पॉइंट सोर्स है या लीनियर सोर्स है, तो आपको इनफाइनाइट से जो वेव फ्रंट आ रहा होगा वो कैसा होगा, वो प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो चलिए अब ये देखते हैं हम लोग। ओके, थोड़ा सा इसको समझना मुश्किल होता है, हालांकि ज्योमेट्री है इसलिए बाय वालों को और मुश्किल हो सकती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी। तो अब हम लोग हाइगन के वेव थ्योरी से रिफ्रैक्शन के लॉस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। दिल थाम के बैठिएगा, दिमाग लगा के बैठिएगा, दिल कहीं और लगा लीजिए लेकिन दिमाग यहीं लगाना है। चलिए देखते हैं कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सपोज एक्स वाई इज सेपरेशन बिटवीन टू होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके, इधर मान लो कि ये रेयर मीडियम है, दिस इज रेयर मीडियम, एंड सपोज दिस इज डेंसर मीडियम। ओके, अरे भाई रेयर तो डेंसर लिखना पड़ेगा ना, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, दैट्स व्हाई μ2 इज ग्रेटर देन μ1। एक्स वाई सेपरेशन है इन दोनों मीडियम के बीच में। चलो, एंड नाउ लेट्स सपोज AB is a wave front and this wave front is perpendicular to the plane of your paper and perpendicular to my this whiteboard or smart board। तो ये वेव फ्रंट ऐसा है, ये वेव फ्रंट AB ऐसा है, देखो परपेंडिकुलर है, आपके कॉपी के परपेंडिकुलर है, कॉपी का जो पेज है उसके परपेंडिकुलर है, और मेरे इस बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसा है ये। ओके, ऐसा है ये वेव फ्रंट। तो मान लो कि ये वेव फ्रंट AB जो कि एक प्लेन वेव फ्रंट है, इस एक्स वाई जो सेपरेशन है उसके ए पॉइंट पे इंसिडेंट होता है, ऑब्लिकली इंसिडेंट हुआ है, यहां पे ये वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है। और जैसे ही इस वेव फ्रंट का ए पॉइंट इस एक्स वाई पे इंसिडेंट होगा, हमने अपना टाइम ऑन कर दिया है, नॉट टाइम स्टार्ट्स।
आपका समय शुरू होता है अब, यहां से समय शुरू हो गया है। जैसे ही ए बी वेव फ्रंट का पॉइंट ए इस एक्स वाई पे इंसिडेंट होता है, हमने बोला समय चालू हो गया है। ओके, बहुत सही। तो ए बी इज अ वेव, प्लेन वेव फ्रंट, एंड नाउ वी नो डैट कि अगर आप वेव फ्रंट के किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो देता है किसके डायरेक्शन को, लाइट रे के डायरेक्शन को। तो मान लीजिए कि पी ए इज अ लाइट रे, पी ए एक लाइट रे है। ओके, और क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, इस ए बी के परपेंडिकुलर है, तो ये लाइट रे आपका जो प्लेन है, आपके पेपर का जो प्लेन है उस प्लेन में ही है। यानी कि ये जो लाइट रे है कुछ ऐसा समझ लो, जैसे लाइट रे इस प्लेन में ही है और ये ऐसे परपेंडिकुलर था। क्लियर है ये? तो ये ऐसा है लाइट रे जो कि आपके पेज के प्लेन में ही है और ये इसके परपेंडिकुलर है। ओके, तो टाइम टेकिंग है जी, अगर समझना है इसको तो टाइम टेकिंग है, अदरवाइज आप वीडियो फॉरवर्ड करके आगे बढ़िए, आपको आंसर मिल ही जाएगा। समझना है तो आपको रुकना पड़ेगा। हर चीज की कीमत है दोस्त, और अभी आपका समय मैं मांग रहा हूं, बहुत कीमती होता है, लेकिन समझना भी तो आपको ही है ना। तो पी ए एक लाइट रे हो जाएगा जो कि इस पॉइंट ए पर इंसिडेंट होता है। तो अब हम लोग एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर देते हैं। एन वन क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस एक्स वाई पे पॉइंट ए पर, तो ये नॉर्मल मिल जाएगा हमको एन वन। ये नॉर्मल भी इस बोर्ड के प्लेन में ही है, आपके कॉपी के पेज के प्लेन में ही है। और अब जरा समझने वाली बात यह है कि ए पॉइंट इंसिडेंट हो गया है, एंड नाउ सपोज आपको ये भी मान के चलना था कि v1 is the velocity by which this wave front was propagating in this medium 1। v1 जो है वेलोसिटी है इस मीडियम 1 में, और मान लीजिए यहाँ पे v2 वेलोसिटी है उसी वेव फ्रंट का दूसरे मीडियम में। ये रेरा मीडियम है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा रही होगी, ये डेंसर मीडियम है तो यहाँ पे वेलोसिटी कम रही होगी या कम होगी। तो अब देखो जरा ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी कहानी। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा जी, आई होगा एंगल पी ए एन, पान, ओए पान वाले बाबू एंगल पी ए एन ही आई होगा। ओके, और अब देखो ए बी इज अ वेव फ्रंट, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो बी पॉइंट है या फिर इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि ए जब इंसिडेंट हो गया तो ये जो पॉइंट्स हैं वो रुक गए कि हाँ भाई हमारा भाई तो पहुंच गया, अब हमको नहीं जाना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ए के पहुंचने के बाद देखिए, ए के इस पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पे इंसिडेंट होने के बाद, इस एक्स वाई सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक के बाद एक करके, ये पॉइंट इधर का इंसिडेंट होगा, 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 और सबसे लास्ट में एक्स वाई पे क्या इंसिडेंट होगा, बी इंसिडेंट होगा। तो सपोज ये बी जो है सबसे लास्ट में B1 पे इंसिडेंट होता है। ओके, एंड नाउ सपोज कि बी को B1 तक आने में कितना टाइम लगता है, टी टाइम लगता है। बी को B1 तक आने में लेट्स कंसीडर, मान लीजिए टी टाइम लगता है, तो B1 कितना होगा, ये हो जाएगा V1 इंटू टी। क्या ये हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। सो BB1 इज इक्वल टू हो जाएगा V1 इंटू टी। BB1 इज इक्वल टू हो जाएगा V1 इंटू टी। क्या बोल रहा हूं मैं, ए जब इंसिडेंट हो गया है उसके बाद धीरे धीरे करके ये जो पॉइंट्स हैं रिस्पेक्टिवली दे विल इंसिडेंट ऑन द एक्स वाई, सबसे लास्ट में B1 पे इंसिडेंट होगा। तो मान लेते हैं B को B1 तक आने में कितना समय लगा है, टी टाइम लगा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, V1 इंटू टी हो जाएगा। और अब आता है मुद्दे की बात कि जब भी B1 पर इंसिडेंट हुआ है तो A जो कि ऑलरेडी टी टाइम पहले ही यहां पे इंसिडेंट हो गया था, वो क्या खड़ा होकर तमाशा देख रहा है, नहीं। अकॉर्डिंग टू Huygens secondary wavelet theory we know that each point of the primary wavefront or main wavefront behave as a fresh source। Huygens का जो सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये जो मेन वेव फ्रंट है उसका हर एक पॉइंट अपने आप में सोर्स का काम करता है और सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करता है।
तो ये जो ए इंसिडेंट हुआ है ये क्या कर रहा होगा, ये सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट कर रहा होगा, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो अब हम देखते हैं कि जब बी B1 में पहुंचा है तो उस टाइम पर उसने टाइम में ही इन द सेम टाइम इंटरवल ए से जो सेकेंडरी वेवलेट जो प्रोड्यूस हुआ होगा वो कितना दूर जा चुका है। तो इस मीडियम में जो स्पीड है V2 है, तो मान लेते हैं कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, V2 इंटू टी डिस्टेंस कवर किया होगा। तो अब आपको क्या करना है, V2T का आर्क लेना है और आर्क काट लेना है। ए से लेके आप आर्क काटेंगे तो आपको एक आर्क मिलेगा, अभी आपको आर्क ही मिलेगा, आपने इस आर्क को ऐसे काट लिया, ये आर्क काट लिया, और उसके बाद आपको क्या करना है, B1 से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। B1 से आप यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। कैसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये लाइन ले लोगे, ये टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर लोगे, ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। और जब आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है तो आपको अपना मिल जाएगा पॉइंट Q। और AQ क्या है, अब AQ ही है किसके इक्वल, V2T के इक्वल। तो PA यहां पे क्या है, PA इंसिडेंट रे है, AQ क्या हो जाएगा, AQ रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। क्लियर है, PA इंसिडेंट रे है, AQ रिफ्रैक्टेड रे है। क्यों, क्योंकि ये B1Q जो कि वेवलेट जो कि वेव फ्रंट है इन द सेकेंड मीडियम, B1Q द वेव फ्रंट इन द सेकेंड मीडियम, तो इस पे नॉर्मल है। ये एंगल कितना है, टेंजेंट ड्रॉ किया ना, तो ये 90 होगा, तो ये हो जाएगा AQ एक रिफ्रैक्टेड रे। यहां तक का सिनेरियो क्लियर है। अब हम एंगल्स की बात करेंगे, फिर से देख लीजिए। AB एक प्लेन वेव फ्रंट है, P एक इंसिडेंट रे है, ओके, इसके परपेंडिकुलर है। B को B1 तक आने में V1T टाइम लगेगा, तो उतने टाइम T में V1T डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो B को B1 आने में T समय लगा है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, V1T डिस्टेंस कवर किया है। उतने टाइम में एक से जो सेकेंडरी वेवलेट चला है कितना डिस्टेंस गया, AQ डिस्टेंस गया है। यानी इसको भी हम लोग क्या ले सकते हैं, ध्यान से देख लो, इसको हम ले सकते हैं V2 इंटू टी। और अब देखते हैं यहां पर कि ये देखिए PAB कितना है, 90 है। उस 90 में से अगर NAB को माइनस करोगे तो आपको I मिलेगा। तो क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्या होगा, 90 में से माइनस कर दीजिए एंगल NAB को। PAB 90 है, इस 90 में से अगर इस एंगल को आप माइनस कर देते हैं तो आपको ये एंगल मिल जाएगा, ओके। एक चीज और मैं देख रहा हूं कि ये भी तो 90 है, ये भी तो 90 है जी। तो इस 90 में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, अगेन इस 90 में से अगर इसको माइनस कर दूं तो ये भी कितना मिलेगा, ये भी I ही मिलेगा। यानी कि यहां पे एंगल BAB1 भी कितना है, I के इक्वल है। 90 में से NAB को माइनस करने पे I मिलेगा, तो 90 में से NAB को माइनस करने पे I ही मिलेगा। ओके, क्लियर। और हम अब नीचे की बात करते हैं। यहां पे R कितना है भाई, ये देखिए, ये आप येलो पे ध्यान दीजिए, ये 90 है। तो अगर 90 में से आप माइनस करते हैं कितना, अगर आप 90 में से माइनस करेंगे B1AQ को तो आपको R मिलेगा। अगर आप 90 में से माइनस करते हैं B1AQ को तो आपको R मिलेगा। एक चीज और देखिए, ये 90 है, ये 90 है। तो अगर इस वाले ट्रायंगल को देख लूं मैं, B1AQ ट्रायंगल को अगर मैं देखता हूं, तो यार किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसमें से 90 तो ये लेके हट गया, ये 90 लेके हट गया, तो R और E वाले एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। यानी कि अगर मैं 90 में से इसको माइनस कर दूं, 90 में से B1AQ को माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे R ही मिलेगा। क्योंकि 90 माइनस B1AQ क्या है, 90 माइनस B1AQ R ही है। 90 माइनस B1AQ R के इक्वल है, ये R के इक्वल है। तो अगेन अगर मैं 90 में से B1AQ को माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये R के इक्वल ही मिलेगा। यानी कि एंगल AB1Q भी कितना है, R के इक्वल ही है। ओके, डन। यहां तक का मेहनत था जी, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। पीछे देख लो, ये I है तो ये भी I है, ये R है तो ये भी R है। इतना के लिए हमने इतना मेहनत, इतना पसीना बहाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं।
आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, पूरा खेल अब उन्हीं दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में खेला जाएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है अपना, ध्यान से देखो, रेड कलर का दिखेगा आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि ये है V1 इंटू टी, ये I है, ये 90 है। तो अगर मैं यहां पे साइन लगाता हूं साइन I, तो साइन I कितना होगा, साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होगा, जो I के सामने है परपेंडिकुलर है, यानी BB1 है परपेंडिकुलर, जो 90 के सामने है वो हाइपोटेनियस है, यानी कि AB1 है हाइपोटेनियस, BB1 की वैल्यू है V1t। और चलो यार इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको ऐसे ही रखते हैं। अगर मैं साइन R लगा देता हूं इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, इस ग्रीन वाले में देखो, अगर मैं यहां पे साइन R लगा देता हूं तो R के सामने क्या होगा, एंगल के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा, यानी कि ये मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा AQ डिवाइडेड बाई AB1। AQ की वैल्यू कितनी है, अभी तो बताया था आपको, ये V2 इंटू टी होगा, V2t डिवाइडेड बाई AB1। और क्यों ना मैं अपने मुद्दे पे आ जाऊं, साइन I अपॉन साइन R कर लूं, तो AB1 कैंसिल हो जाएगा। सो V1t डिवाइडेड बाई V2t, t और t भी कैंसिल हो जाएगा, V1 डिवाइडेड बाई V2। एंड नाउ अब हम बात करते हैं μ1 और μ2 की, जो कि है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। μ1 क्या होगा, ये होगा C अपॉन V1, μ2 क्या होगा C अपॉन V2। तो अगर मैं यहां से V1 की वैल्यू निकालूं तो V1 क्या मिलेगा, V1 इक्वल टू हो जाएगा C अपॉन μ1, V2 इक्वल टू हो जाएगा C अपॉन μ2। वैल्यू पुट कर लीजिए यहां पर, इज इक्वल टू C अपॉन μ1 डिवाइडेड बाई C अपॉन μ2, C और C कैंसल, ये मिलेगा आपको μ2 अपॉन μ1। सो म्यू साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R, और यही तो है स्नेल्स लॉ, यही तो है स्नेल्स लॉ। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो यही तो है स्नेल्स लॉ। एक चीज और, इसमें जो सेकंड है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये सभी के सभी एक ही प्लेन में है, तो है ना भाई, ये कौन से प्लेन में है, आपके पेपर के प्लेन में है। सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, तो ये भी सही है। चलिए, और अब आते हैं हम अपने आखिरी सवाल पर, 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। एन इलेक्ट्रॉन एन अल्फा पार्टिकल एंड द प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, सबका काइनेटिक एनर्जी सेम है। Which of these particle had the shortest de Broglie wavelength? shortest de Broglie wavelength किसका है भाई? तो अगर हम देखें डी ब्रॉगली वेवलेंथ को अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन रूट ओवर 2m k। नॉट द काइनेटिक एनर्जी सेम, 2 तो सबके लिए सेम ही होगा, H है प्लैंक कांस्टेंट जो कि सेम ही है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर m। जिसका मास ज्यादा होगा उसके लिए वेवलेंथ कम होगा, जिसका मास कम होगा उसके लिए वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन में देखना है कि किसका मास ज्यादा है किसका मास कम है। तो सपोज m e is the electron of mass, mp is the electron of proton, mass of proton and ma is the, a क्यों अल्फा लिख देते हैं, अल्फा, m अल्फा इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो भैया सबसे कम मास तो इलेक्ट्रॉन का होता है, सबसे ज्यादा मास यहां पे किसका होगा, अल्फा पार्टिकल का होगा। तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका लैम्डा यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो इनवर्स में लिख दीजिए आप, इसको कैसे लिखेंगे, इनवर्स में ऐसा लिख देंगे, लैम्डा ई, लैम्डा पी, लैम्डा अल्फा, ऐसा। तो जिसका मास सबसे कम है उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा,
जिसका मास सबसे ज़्यादा है उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे कम होगा। क्वेश्चन में पूछा है सबसे कम किसका है, तो सबसे कम होगा अल्फा का, सबसे कम होगा अल्फा का, सबसे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का। और गलती से मैंने यहाँ पर लार्जेस्ट लिख दिया है, मेरे को स्मॉलेस्ट लिखना था। तो लार्जेस्ट किसका है, लार्जेस्ट है इलेक्ट्रॉन का, जो कि सही है, लेकिन आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट किसका होगा, शॉर्टेस्ट किसका होगा, तो शॉर्टेस्ट होगा अल्फा पार्टिकल का। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यूजिंग द रिडबर्ग फॉर्मूला कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइंस इन द लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा है जिसमें कि लाइमन आता है, लाइमन सीरीज, बामा सीरीज, पुंड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और एक बामर, क्या लाइमन, अच्छा आपको सीरीज याद है कि नहीं, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पुंड। यहां पे आपको क्या करना है, लाइमन की बात करनी है। तो रिडबर्ग फॉर्मूला देख लीजिए, इसको मैं सॉल्व करके आपका समय बिल्कुल भी जाया नहीं करूंगा, ऑलरेडी जाया कर चुका हूं, क्षमा चाहता हूं उसके लिए। ये है रिडबर्ग फॉर्मूला जी, ये है रिडबर्ग फॉर्मूला। ओके, Fc upon lambda is equal to 13.6 into 1.6 into 10 to the power minus 19 1 upon n1 का स्क्वायर माइनस 1 upon n2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये मिलेगा। लाइमन सीरीज के लिए n1 is equal to 1, याद रखिए लाइमन सीरीज के लिए n1 1 होगा। ओके, तो n1 रखने के बाद आपको ये मिलने वाला है लैम्डा। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द 4 स्पेक्ट्रल लाइंस, तो you have to put n2 is equal to 2, 3, 4, 5 and you will get this value, this value, this value and this value। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ओके, सो आई होप कि मैंने इतनी मेहनत की है आपको समझाने के लिए, तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए अलविदा।